सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों, दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। जिस प्रकार का पूरा सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर, तो उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, मानव रोग के बारे में हम एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि एग्ज़ाम में आप चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इसमें से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से ना भी देखें तो वैसे भी अपने सामान्य जो जीवन है उसमें हमें कम से कम रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रोग जो है किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें स्थिति होती है, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, अनुवांशिक है, जन्मजात है, अर्जित है, उपार्जित है, रोग होते क्या है दरअसल, तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने अभी देखा कुछ दिन पहले ही महामारी कोरोना के रूप में जो आई थी, तो उसकी जानकारी ना होने से बहुत बड़ी एक भारत को भी जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो और हम उसके लिए जो है तैयार रहें और इन रोगों के बारे में हमें जानकारी मिले, उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, मानव रोग हो या किसी पादप में रोग हो या किसी पशु के अंदर रोग हो, अगर हम केवल ये बात करें कि रोग होता क्या है, तो रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजीज़। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिजीज़। या इसे जो है अपन आयुर्वेद में विकार भी बोल देते हैं, रोग भी बोल देते हैं, तो वही मतलब है। रोग का मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव या प्राणी की वह शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति, क्या वह शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति जिसमें वह अपनी जैविक प्रक्रियाओं को, यानी जो दैनिक जैविक प्रक्रियाएं हैं, उनको करने में असमर्थ रहे। मान लीजिए पाचन है, यानी कि डाइजेशन है, जनन है, गमन है, परिसंचरण है, और जो भी प्रक्रियाएं जो होती हैं जैविक की, वो सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो अगर करने में असमर्थ रहे या कहीं न कहीं उसके किसी अंग में या किसी तंत्र में या किसी सेल्स में कोई विकार आ जाए, उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानव रोग कहेंगे कि वो जो प्राणी है या वो जो मानव है वो किससे है? रोगग्रस्त है। तो सीधा सीधा सा हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव की शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति जिसमें वह अपनी जैविक प्रक्रियाओं को करने में असमर्थ रहे, क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना, आप कृपया करके ना जो है नोट बुक लेके बैठें, ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट बात आए वो हम नोट डाउन कर लें। आप ये ना समझिए कि जो इसमें लिख रहा है, जो इसमें दिख रहा है आपको, वो ही हम इसमें बताने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो काम की आप देखेंगे आगे आएंगी। और दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड हम अभी 2-3 प्रश्न आप लास्ट में उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले मानव रोग को बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। आप देख सकते हैं, एक तरफ है क्या? जन्मजात रोग, और दूसरी तरफ है अर्जित या उपार्जित रोग। जो जन्मजात रोग है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जन्मजात यानी ऐसे रोग जब किसी प्राणी ने या शिशु ने या जब जन्म लिया है तब जन्म से ही वो रोग उसके शरीर में है, इसका मतलब वो क्या है? वो है जन्मजात रोग, यानी जो जन्म से ही संतान में है। जैसे मान लीजिए किसी ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद में वो रोग जो है उसके माता पिता के अंदर था या उनके माता पिता के अंदर था, तो वो संतान में आया, तो वो क्या कहलाया? जन्मजात रोग कहलाया, जिसमें यानी किसी जीव की या मानव की या जो संतान है उसका कोई किसी प्रकार से दोष नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और मज़ेदार आप याद रखना कि ये ना सोचे कि हमें जो है अपने पूर्वजों से धन संपदा मिलती है या जो है ज़मीन जायदाद ही मिलती है या नाम पैसा रुपए मिलता है। कई बार जो है हमें हमारे पूर्वजों से जो है रोग भी मिल सकते हैं ना, ये भी हम याद रखें। तो इसमें ये हो गया जन्मजात रोग, ठीक है, जो जन्म से संतान में है। दूसरी ओर एक है अर्जित या उपार्जित रोग। अर्जित या उपार्जित रोग का मतलब ये है दोस्तों, जो रोग हमें जो है जन्म से तो नहीं मिले, लेकिन हमने अपनी गलतियों के कारण, अज्ञानतावश, अपने खानपान, गलत खानपान के कारण या खानपान में कमी के कारण, ठीक है, अगर कोई रोग हमें हुआ है या हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ कुछ मच्छर है, मक्खी है या कीट पतंग है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके कारण कोई रोग अगर हमें हो रहा है तो वो है क्या? अर्जित या उपार्जित रोग, ठीक है। तो इस तरह से रोग को मुख्य रूप से 2 ही कैटेगरी में बांटते हैं, एक है जन्मजात रोग, दूसरा है अर्जित या उपार्जित, यानी जो अर्जित किया हुआ है, जो मैंने खुद ने प्राप्त किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जन्मजात जो रोग है उसको बांटते हैं अपन किसमें? 2 भागों में। एक तो होता है वो आनुवंशिक रोग, जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स डिजीज, दूसरा होता है अनानुवंशिक रोग। इन दोनों की चर्चा करेंगे। देखिए, आनुवंशिक रोग का मतलब ये है कि ऐसा रोग
जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित है, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से उसकी अगली जनरेशन में जो पहुंचता है, उसे हम कहते हैं क्या? आनुवांशिक रोग। यानी जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चलता है लगातार, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। और दोस्तों सामान्यतः आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी जो जेनेटिक्स रोग हैं, शायद अगर किसी को छोड़ दें हम तो कुछ एक रोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी आनुवांशिक रोग ऐसे हैं जिनका इलाज जो है, ट्रीटमेंट जो है, या तो बहुत टफ है या फिर वो नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है अभी तक तो कम से कम। तो आनुवांशिक रोग है। और दूसरी तरफ हो गया कौन सा? अनआनुवांशिक। अनआनुवांशिक का मतलब ये है कि ये जन्म से तो होते हैं संतान में, जब संतान ने जन्म लिया तो उसमें वो रोग था, लेकिन उसकी आने वाली संतान में जो है वो रोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन यहाँ पर इसको एक छोटे से चित्र से हम समझाएं, जैसे मान लीजिए ये हो गए कौन? माता पिता, है ना। डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाएंगे अपन। तो माता पिता में मान लीजिए कोई रोग है, जैसे माता पिता के अंदर एक रोग है जिसको नाम हमने ए दे दिया, ठीक है, ए रोग कोई भी। और ये रोग जो है इनकी संतान, ये इसकी संतान है, इनकी संतान में जो है ए रोग आया। तो अभी तक हमने ये कहा है कि ये रोग जो है कैसा हो सकता है? जन्मजात भी, जन्मजात तो है ही भाई, क्योंकि इनसे माता पिता से अगर संतान में है, इसका मतलब ये है कि ये जन्मजात रोग है। लेकिन दूसरी, क्या ये आनुवंशिक है? तो ये आनुवंशिक हो सकता है, लेकिन अगर ये रोग जो है इसकी आने वाली जो संतान है, यानी इसकी जो संतान होगी उसमें अगर ये रोग है, ये वाला, तो ये है क्या? जेनेटिक्स, आनुवंशिक, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी है। और अगर इसमें ये रोग नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है? ये है अनआनुवंशिक, यानी कि जन्म से तो इसमें था लेकिन अगली पीढ़ी में ये संचरित नहीं हुआ, इसलिए ये कहलाया क्या? अनआनुवंशिक रोग। तो आप यहाँ पर जो ये पूरी एक लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एनीमिया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता है, या तालू का चिपके होना, जैसे कुछ बच्चों की तालू जो होती है वो यहाँ पर वो क्या चिपकी हुई रहती है, फिर बाद में ऑपरेशन कर करके शल्य क्रिया द्वारा उसको अलग किया जाता है काट करके, तब जाकर वो बच्चा जो है बोल पाता है ना। तो इसमें क्या है? जिह्वा जो है वो चिपकी रह जाती है तो बोल नहीं पाता बच्चा। तो इसी तरह से ओष्ठ का कटा होना बचपन से ऐसा हो जाता है। या एक एड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना अलग से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा रोग जो है वो अनआनुवांशिक है, या कौन सा रोग जन्मजात है? दोस्तों ये सारे रोग जन्मजात हैं, लेकिन इनमें से ये सारे रोग ऐसे हैं जो आनुवांशिक नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये जब संतान जब जन्म लेती है तो उसमें होता है, ठीक है, लेकिन आने वाली संतान में नहीं जाते, इसलिए आनुवांशिक रोग नहीं है, अनआनुवांशिक रोग है। इन रोगों के बारे में वैसे हम डीपली अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। अभी तक हम केवल ये देखेंगे इसमें कौन सा रोग किस श्रेणी में आता है। एनीमिया, क्या? एनीमिया को बोलते हैं अरक्तता, यानी कि ब्लड की कमी, रक्त की कमी, रुधिर की कमी। तो एनीमिया जो है वैसे तो आयरन की कमी से भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर माता ठीक प्रकार से खान पान नहीं करती है तो जो आने वाली जो संतान है, जो गर्भ में पल रही संतान होती है, उसके शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। तो एनीमिया कैसे हो सकता है? अनानुवंशिक, जन्मजात भी हो सकता है। दूसरा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा छोटा सा कौन सा रोग है दरअसल ये, तो इसे हिंदी में बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। देखो इरिथ्रो का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या होता है? इरिथ्रो का मतलब लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना, और फिटेलिस का मतलब होता है भ्रूण, यानी भ्रूण का जो है ब्लास्ट हो जाना, भ्रूण की आरबीसी का ब्लास्ट हो जाना। इसको पढ़ेंगे हम। अगर माता जो है वो हो RH- और पिता है जो RH+, अगर उन दोनों का विवाह हो जाता है तो उस स्थिति में जो महिला है उससे होने वाली जो प्रथम संतान है वो तो सामान्य होती है, लेकिन अन्य संतानों की मृत्यु गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या बोलते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता, ये ठीक है। तो इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तालू का चिपके होना, उसका कटे होना, या एड्स जो है, एड्स के बारे में बात सुनिए। एड्स जो रोग है वैसे तो कैसा है? वायरस जनित है, HIV वायरस के कारण होता है, रेट्रोवायरस के कारण। लेकिन ये जो एड्स रोग है, अगर मान लीजिए माता HIV पॉजिटिव है, यानी जो वायरस है उससे ग्रसित है, तो आने वाली जो संतान में, गर्भ में पल रही जो संतान है उसको भी HIV पॉजिटिव हो सकता है, वो भी जो है उसको भी एड्स रोग हो सकता है। तो इस तरह से एड्स कैसा हो सकता है? जन्मजात यानी अनानुवांशिक है लेकिन जन्मजात है, और ये जो है दूसरा जो है संक्रामक रोगों में भी आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया अनानुवांशिक के बारे में पूरा,
कि इस तरह से ऐसे रोग जो जन्मजात तो होते हैं लेकिन अगली पीढ़ी में नहीं जाते, वो कहलाते हैं अनुवांशिक। अब आप कहेंगे इसमें कि जो है आनुवांशिक रोग क्या है, तो आनुवांशिक रोगों का मतलब ये है कि ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे, इनके अंदर कोई रोग है, उनके संतान में चला गया, इससे इनके संतान में, इससे इनके संतान में, इस तरह से आगे आगे धीरे धीरे चलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक्स रोग। ठीक है। अब जो दोस्तों जेनेटिक्स जो रोग है, इसको भी हम बांटते हैं कितने भागों में, 2 भागों में। एक तरफ हम बात करते हैं मेंडलीय रोग और दूसरी तरफ हम बात करते हैं गुणसूत्रीय रोग या क्रोमोसोमीय रोग। देखिए बड़े ध्यान से इधर, ये जो मेंडलीय रोग है ये दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिनका नाम है ग्रेगर जोन मेंडल। क्या नाम है, ग्रेगोर जोन मेंडल। ये वही ग्रेगर जोन मेंडल है जिन्होंने आपने पढ़ा होगा 10वीं 9वीं 10वीं क्लास में जो है मटर के पौधे पर, जी हाँ, पाइसम सैटाइवम, मटर का नाम है वनस्पतिक पाइसम सैटाइवम, तो पाइसम सैटाइवम या मीठी मटर या उद्यान मटर पर इन्होंने रिसर्च किया और 3 नियम दिए थे, प्रभावितता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अप्यूहन का। कौन से, प्रभावितता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अप्यूहन का, ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। तो मेंडल ने जो ये 3 नियम दिए थे, इन्हीं के सम्मान में मेंडलीय रोग नाम रखा है। और क्यों रखा है, इस रोग में होता क्या है, क्रोमोसोम पर उपस्थित किसी जीन के प्रभावित या परिवर्तन होने से। इसका मतलब ये है हमारे शरीर में पूरा शरीर सेल से बना है, सेल्स में होता है केंद्रक, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक जो है, केंद्रक में अंदर होते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम, और उन गुणसूत्रों पर लगे होते हैं जीन, जिसे जोहानसन ने खोजा और मेंडल ने उन्हें क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। ठीक है, याद हो, ये पूरी कोशिका में इस तरह से मध्य केंद्रक में धागेनुमा संरचना जो होती है। तो क्रोमोसोम पर जो जीन है, अगर उस जीन में कोई बदलाव आ जाए अचानक, पैराबैंगनी के कारण, किसी अन्य रेडिएशन के कारण, या उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन यानी अचानक होने वाला परिवर्तन, म्यूटेशन हो जाए कोई, तो उससे उस जीन में कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे कुछ रोग हो सकता है भयंकर। ठीक है, तो कौन कौन से रोग हैं मेंडलीय रोग, हेमोफीलिया, वर्णांधता, है ना, वर्णांधता यानी रंग दृष्टिहीनता, जिसमें 2 रंगों में, हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते, ऐसे रंजकहीनता, ऐसी है थैलेसीमिया, ऐसी है फेनिलकीटोन्यूरिया, यूरिन से संबंधित है, थैलेसीमिया जिसमें रक्त बदलना पड़ता है बार बार, रंजकहीनता जिसे सूरजमुखी रोग भी बोलते हैं, बिल्कुल जो है मेलेटोनिन वर्णक नहीं होता इसमें, वर्णांधता या रंग दृष्टिहीनता, अभी बताया था कि लाल और हरे रंग में व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है ना, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस, या इसे सामान्य बोल देते हैं कलर विजन, जो है ना आर्मी वगैरह में बेल्ट की जितने भी जॉब है तो उसमें वहाँ टेस्ट होता है ना, आपने भी कमेंट करके बताना किसने ये टेस्ट किया हुआ है वर्णांधता वाला। और आप इसको गूगल पर भी देख सकते हो, आजकल तो गूगल पर आप डालिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो उसमें आपको इस तरह से आ जाएंगे, आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कैसे ये टेस्ट होता है। और हीमोफीलिया जिसमें ब्लड जो है लगातार बहता रहता है, और इसकी हीमोफीलिया की एक अलग से वीडियो अपनी डाली हुई है धर्मा साइंस एकेडमी क्लासेस में जो है अपने, ये देख सकते हैं यहाँ पर ना। तो ये हो गए मेंडलीय रोग, और मेंडलीय रोग इनको इसलिए कहा है क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले इनके बारे में दरअसल जो है जीन कैसे प्रभावित होता है, प्रभावी है प्रभावी, वो जो बातें बताई थी, तो उसके सम्मान में इनको मेंडलीय रोग कहा। ठीक है, तो आनुवांशिक रोगों को 2 भागों में बांटा था ना, एक तो मेंडलीय रोग, सेकंड कौन सा, गुणसूत्रीय रोग या क्रोमोसोमीय रोग। हम जानते हैं दोस्तों गुणसूत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये जो गुणसूत्रीय क्रोमोसोम रोग है, होता क्या है, मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है, आप जानते हैं मानव में गुणसूत्र होते हैं कितने, 46, या हम ये कह सकते हैं कि 23 जोड़े होते हैं। अगर ये जो गुणसूत्र हैं, अच्छा गुणसूत्र होते कहाँ हैं, तो गुणसूत्र होते हैं कोशिका में, कोशिका में भी कहा, कोशिका में होता है केंद्रक, केंद्रक में इस प्रकार से धागेनुमा संरचना जो है वो दरअसल क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, या इन्हें ही बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। और ये जो गुणसूत्र इनकी संख्या 46 यानी कि 23 होती है, 23 पेयर होते हैं। अगर किसी भी कारण से उत्परिवर्तन के कारण या कोशिका विभाजन होती है, उस स्थिति में किसी भी कारण से, कई वजह होती है इनकी, ये जो गुणसूत्र हैं इनकी या तो कमी हो जाए, कमी का मतलब जैसे 46 होते हैं, मान लीजिए 45 रह गए, 44 रह गया, या एक्स और वाई जो गुणसूत्र होते हैं उसमें से या एक्स नहीं है या वाई नहीं है, या फिर इनकी संख्या जो है बढ़ जाए, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो जाए, मान लीजिए 47 हो जाए, या 48 हो जाए, या 45 रह जाए, तो इन सभी स्थिति में कुछ न कुछ रोग जो है उस व्यक्ति को, उस बालक को, उस शिशु को हो जाएगा, वो कहलाएगा क्या, गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमीय डिजीज या रोग। ठीक है, कौन कौन से हैं ये, जैसे टर्नर सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम, डाल्टोनिज्म। और ये स्थिति ऐसी है अमूमन कि इनका जीवन काल या तो देखा गया है बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये लैंगिक रूप से भी अपरिपक्व होती है। इनकी बात जो है हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विस्तार पूर्वक। अभी हमने केवल ये देखना है इसमें कि कौन कौन सा रोग किस श्रेणी में आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, अभी बात करेंगे उसके अपन, ठीक है। और इनकी चर्चा हमने कर ही ली थी। आगे आता है अर्जित या उपार्जित रोगों में, इनको बांटा है दो भागों में, एक तो है संक्रामक रोग, दूसरा कौन सा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब यह है कि ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं, और किस कारण से पहुंचते हैं, ये भोजन के द्वारा, ठीक है, या एक दूसरे को छूने से हो सकता है, भोजन के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है, किसी वायु के माध्यम से हो सकता है, किसी अन्य माध्यम से, लैंगिक समागम जो है उसके माध्यम से हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो कहलाते हैं संक्रामक रोग। जो एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है रोगी व्यक्ति से होता है उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसके कारण क्या होते हैं, इन रोगों के कैसे होते हैं। ये तो जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जितने भी रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं, वो इसमें आते हैं। वायरस जनित जो रोग हैं, जो विषाणु जनित जो भी हैं, वायरस जनित हैं, वो सारे रोग इसमें आते हैं। कवक, फंगस के कारण जो रोग होते हैं वो इसमें आते हैं। और प्रोटोजोआ के कारण, किसी मच्छर या किसी मक्खी के काटने से या किसी अन्य कृमि के कारण जो रोग होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, संक्रामक रोगों में आते हैं। इसकी पूरी एक लिस्ट है, पूरी एक जो है। फिर हम बात करते हैं असंक्रामक, या कौन सा, असंक्रामक रोग, यानी कि जो है एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाते, वो कहलाते हैं असंक्रामक रोग। और दोस्तों असंक्रामक रोगों को क्या है, इनमें सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि ये या तो किसी पोषक पदार्थ की, किसी मिनरल्स की, किसी खनिज लवण की, भोजन के किसी घटक की कमी से हो सकता है, या अधिकता से भी हो सकता है, या जो है कोई विशेष पदार्थ शरीर के किसी भाग में जमा हो जाए, जैसे पथरी की बात है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट किडनी के किसी पार्ट में जमा हो गया तो पथरी हो गई। हालांकि पथरी कई प्रकार की होती है। तो ये जो रोग है वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आगे देखा, जैसे रिकेट्स, कौन सा है, रिकेट्स, जो हड्डियों से संबंधित है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। ऐसे ओस्टोमलेशिया, इसी प्रकार से रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोफ्थेलीमिया विटामिन ए की कमी से होता है। पेलाग्रा, ठीक है, विटामिन बी जो है। कोलोसिस, एनीमिया, रक्त की कमी, आयरन की कमी, ठीक है। मेरसम्स और क्वासी और कोर दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं ना, सूखा रोग भी बोलते हैं इन्हें। पथरी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। पथरी हो गया, गठिया है ना, जिसमें जो है हड्डियों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, गठिया। इसी प्रकार से है कैंकर या कैंसर, ठीक है, कैंसर। और मधुमेह यानी कि डायबिटीज, और भी इसमें श्रृंखला है। ये पूरे जो रोग हैं वो कैसे आते हैं, असंक्रामक रोग हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पथरी है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो एक व्यक्ति है इसका नाम है ए, इसको पथरी है, और ये व्यक्ति है बी, तो अगर ये व्यक्ति इसके पास में है तो ऐसा नहीं है कि इसको पथरी है और इसके पास रहने से या इसके साथ दोस्ती रखने से इसको भी पथरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पथरी दरअसल कैसा संक्रामक रोग नहीं है। इसी प्रकार से डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, मान लीजिए आपका कोई मित्र है उसको डायबिटीज़ है और आप उसके पास बैठ रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। क्योंकि डायबिटीज़ का एक रीज़न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी है या वो बन नहीं रहा है तो डायबिटीज़ होगी। तो ये रोग कहलाते हैं क्या, असंक्रामक रोग। और अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लास्ट में 2-3 प्रश्न हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तो 2-3 तरह से प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं आपसे। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शन दे देगा वहाँ पर कौन सा संक्रामक रोग है। एक ऑप्शन इनमें से दे दिया, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया आपको इसमें से टाइफाइड दे दिया, या इसमें से कोई भी संक्रामक रोगों में से जो होते हैं उनमें से एक रोग दे दिया, और बाकी के ऑप्शन आपको रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया, रतौंधी या एनीमिया, या आपको इसमें टर्नर सिंड्रोम या आपको हीमोफीलिया दे दिया, तो आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। या आपको जैसे कि अभी रीट में भी एग्जाम रीट 2022 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कैंसर के बारे में कि बताइए ये जो है संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। तो हम देख सकते हैं कैसा ये असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये एक जो रोगी व्यक्ति है उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचता, ठीक है। ये उसी के अंदर कोई सेल्स का अविभाजनशील जो है तेज़ी से विभाजन के कारण, या बहुत सारी वजह हो सकती है उसके कारण ये होता है, ठीक है। और दूसरी तरह का जो प्रश्न है इसमें वो पूछा जा सकता है आपसे इन रोगों के बारे में कि कौन सा रोग जो है क्रोमोसोम की कमी अधिकता से होता है, कौन सा रोग जो है मेंडलीय रोग है या गुणसूत्रीय रोग है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले, ठीक है। जय हिंद।